पाकिस्तान में एक्स-पीएम और जनरल के बीच खुली जंग का खतरा है, लेकिन भारत में लोकतंत्र का जलसा है। गुजरात और हिमाचल में विधानसभा चुनाव हैं। खास बात यह है कि बीजेपी हो या उनके विरोधी, दोनों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा मोदी है। नरेंद्र मोदी के रहते बीजेपी को हार का डर नहीं लगता और विरोधी को जीत का विश्वास नहीं होता। बड़ा असमंजस है। राजनीति में ऐसी स्थितियां हमेशा नहीं बनती हैं। यह विचित्र संयोग मुश्किल और मेहनत से तैयार होता है। देश की इस राजनीतिक स्थिति पर जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन आज हम आपके लिए वो लोग लेकर आए हैं जो मोदी को जानते हैं, जो ये जानते हैं कि मोदी ने कैसे गुजरात मॉडल तैयार किया, जिन्हें पता है कि जब मोदी पहली बार राजकोट चुनाव लड़ने गए तो उनके विरोधी उनकी तारीफ क्यों करने लगे, जो जानते हैं कि मोदी बाबरी मस्जिद गिरने के बाद बर्लिन की दीवार क्यों देखने गए। मोदी कैसे बनाते हैं जीत की दीवार, जानिए उनसे जो उसके गवाह हैं। ये अब तक पर्दे के पीछे थे, पहली बार आज टीवी पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल इकोसिस्टम में एक शब्द है आत्मनिर्भर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आमतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल इकोनॉमी के लिए किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल फिलॉसफी में इस आत्मनिर्भर शब्द से उनकी पॉलिटिकल इकोनॉमी और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को भी बखूबी समझा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोटर, सपोर्टर और एजेंडे के मुद्दे पर आत्मनिर्भर हैं। वो विरोधियों की जमीन पर नहीं लड़ते, बल्कि अपनी जमीन खुद तैयार करते हैं और विरोधियों को वहां तक खींच कर लाते हैं। इसके लिए बाकायदा इतिहास, भूगोल, इकोनॉमी और कल्चर का करिश्माई इस्तेमाल करते हैं। गरीब आदमी जब राजा बनेगा और उसको पूछो कि भी उनकी प्रॉब्लम क्या है, तो वो उसको मालूम पड़ेगा कि हाँ इसका प्रॉब्लम यह है। इसी हिसाब से मोदी जी मतलब दूसरे को भाव को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी हर महीने उनके पुराने कार्यकर्ताओं को डायरेक्ट कॉल करके बात करते हैं। मतलब कि उनका एक कॉल उस कार्यकर्ता के लिए जीवन हो जाता है, संजीवनी बन जाता है। तो हर किसी को साथ में लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी को छोड़ देते हैं, अपने ही खुद की करते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि ही इज हैविंग द बाइफोकल विजन। राष्ट्र नीति जो उनकी है वो इंक्लूसिवनेस ज्यादा है, सर्वसमावेशक व्यवस्था। इंक्लूसिवनेस पॉलिटिकल थियरी ऑफ मोदी, सबका साथ सबका विकास। आज की भाषा में या हमारी व्यवहारिक जीवन पद्धति में इज नॉट इन आवर गुड बुक, इज इन द बैड बुक वाला जो रहता है, अचानक कोई नाम उठा के वो जैसा भी हो इस काम के लिए वो योग्य है वाला जो उनका एक विजन रहता है। और उसके लिए 1 2 3 4 5 ये मैक्रो माइक्रो दोनों प्रकार का प्लानिंग करके उसको जोड़े रखना। ये मोदी जी ने ही बताया कि हमारा गुजरात इस वक्त किस जगह पर है ये दुनिया को मालूम नहीं, कितना विकास हो चुका है और हम किस स्तर तक पहुंच चुके हैं, ये लोगों को दुनिया को दिखाने का ये मौका है। और इस तरह से मेगा इवेंट का एक सपना शुरू हुआ। बड़े बड़े नाटक करने वालों को एक छोटी छोटी घटनाएं दी गई हैं और इन छोटी घटनाओं को 5-6 मिनट में गीत, नृत्य, संवाद के साथ एक कहानी बनाकर लोगों के सामने रखना है। उसमें सौराष्ट्र में से जो भी घटनाएं होती थी उसके लिए हमारा चयन किया जाता था। जैसे कि द्वारका के पास ओखा
तो ओखा मंडल कहा जाता है। वहाँ पर मुड़ू माणिक नामक वाघेर थे। उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ किस तरह से फाइट की थी उनकी कहानियाँ ली गई। फिर यहाँ ध्रोल के पास एक मैदान है जो बूचर मोरी का मैदान कहलाता है, उसका एक इतिहास है अपना। तो बूचर मोरी की एक कहानी है, उस कहानी को भी मोदी साहब ने कहाँ से पढ़ा पता नहीं, लेकिन उन तक पहुँच गई थी, इतना उनका अभ्यास तो था ही। तो उस कहानी को भी अंजाम देने का जिम्मा हमारे पर रहा। एक तो उनके चेहरे पर जो आत्मविश्वास है वो उनका प्लस पॉइंट है। वो जो कुछ भी कहे लोगों को सच लगता है। ये एक कला है बहुत बड़ी। हमारे ड्रामा के व्यू पॉइंट से देखें तो हम नाट्यकार हैं और नाटक के अभिनेताओं को यही सिखाते हैं कि कॉन्फिडेंस ऐसा बनाना चाहिए तुम्हें कि तुम खुद पात्र बन जाओ, कैरेक्टर तुम में उतर जाए और तुम वो कैरेक्टर बन जाओ। तो ये इस वक्त यूं भी कहा जाता है कि राजनेता तो इस देश में कई हैं, लेकिन राजनीतिज्ञ गिने चुने हैं। मोदी साहब अव्वल राजनीतिज्ञ हैं। जैसा कि चाणक्य को कहा जाता था, उनको आदर्श मानकर। पहले से ही वो पॉलिटिक्स में उनका ज़्यादा रस था और उनका विषय भी पॉलिटिकल साइंस था। तो फिर संघ में से उनको जनसंघ में भेजा गया कि भाई आप पॉलिटिकल पार्टी में जाइए और संघ के नाते जो संघ का जो प्रतिनिधित्व है, ठीक है, संघ का जो प्रतिबिंब है वो बीजेपी में आना चाहिए, जनसंघ में आना चाहिए और उसी के आधार पर काम करना चाहिए। इसलिए वो राजनीति में भी आया। राजनीति में भी उनका काम करने का तरीका जो था ना वो भी एक बिल्कुल अलग था। ऐसा नहीं है कि वो आगे बैठ गए, मगर वो कोई चुनाव होगा तो पर्दे के पीछे वो काम करते थे। चाहे पत्रिका निकालनी है, चाहे किसी को बोलने के लिए, चाहे मुद्दा जो देना, पॉइंट्स जो देना पड़ता था, तो वो पॉइंट्स भी नरेंद्र भाई मोदी उस समय देते थे। और मैं बताता हूँ कि नरेंद्र भाई मोदी आने के बाद जो जनसंघ का और बीजेपी का विकास हुआ तो वो मात्र नरेंद्र भाई के कारण हुआ है। कैसे? उनकी जो विचार की दृष्टि थी, लोगों के साथ उनका मिलना, लोगों को पॉइंट देकर अपनी तरफ आकर्षित करना, ये उनके एक अच्छा तरीका, वो जिसको हम बोलते हैं ना कि जनता की नाड़ जो है ना वो जानते थे। बीच में रहते हुए काम करते थे और सबसे बड़ी बात सबको पूछते थे क्या करना चाहिए। जैसे उनको कुछ आता नहीं है, उनको कुछ मालूम नहीं है और हमें ही उनको बताना है कि क्या करना है, आप समझो। तो सबको ऐसा, और जो बात उनके पास इकट्ठा होके आती थी उसमें से वो मक्खन निकाल के उसका उपयोग कर लेते थे कि अब मेरे को क्या चाहिए। ये आरएसएस का गुजरात प्रांत कार्यालय है। यहां पर स्वयंसेवक तैयार होते हैं और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तैयार हुए। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति को समझना है तो उनके आरएसएस के इस भवन से संबंध को समझना होगा। यहीं पर उन्होंने लगातार बिना छुट्टी के काम करने की यूएसपी को विकसित किया। यहीं पर उन्होंने गुजरात बीजेपी की वो नींव रखी जिस पर आज बीजेपी की इमारत खड़ी है। यहीं पर नरेंद्र मोदी ने 24/7 काम करने का सतत अभ्यास किया जिसके नतीजे सबने देखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी काम करने से पहले उसका सतत अध्ययन करते हैं और उस अध्ययन के बाद आगे 10 साल बाद क्या करना है वो आज ही तय होता है। पहले उन्होंने संघ के अंदर जो कार्यकर्ता हमारे जो स्वयं सेवक होते हैं उनसे मेरे लिए पूरी माहिती लेके रखी थी। उन्होंने सीधा काम उन्होंने शुरू किया ऐसा नहीं है, मगर मैं समझो कि मेरा पूरा बायोडेटा उन्होंने ले लिया था
मेरे लिए पूरा का पूरा उनके साथ अनजान रिलेशन था। मैं उनको थोड़ा भी नहीं जानता था, मगर पूरा जानते थे। जैसे जन्माक्षर मेरे उनके पास पड़े हुए हैं, ऐसे समझ लो, इतना पूरी माहिती उनके पास थी। नोट्स रखते हुए कभी नहीं देखा, क्योंकि उनका जो दिमाग था ना वही सब छप जाता था, तो वहां से पढ़ लेते, वहां पे ही लिखते होंगे। सीधी नोट लिखते मैंने कभी भी नहीं देखा उनको। तो उनको मालूम था कि बीजेपी के कौन से कार्यकर किस प्रकार के हैं, किसका उपयोग करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, कहाँ पे बीजेपी मजबूत है, कहाँ पे वीक है, कहाँ कांग्रेस मजबूत, मतलब पूरा का पूरा। शायद ऐसा समझ लो, मैं भाजपा में होते हुए जो कुछ नहीं जानता था वो भी उनके पास जानकारी रहती थी। इसीलिए काम ऐसे हुआ कि जैसे मैं उनसे सीखता हूं, भले ही उनकी शुरुआत थी। हर किसी मैटर में मतलब कि नॉलेज भी उनका एक काफ़ी वेपन्स है। हर किसी मैटर में वो खुद नॉलेज भी गेन करते हैं। वो नॉलेज गेन करते हैं, कोई ब्यूरोक्रेट उसको मतलब ऐसे बना नहीं सकते कि साहब ये है। वो खुद उसमें डीप में जाते हैं और उसी हिसाब से ब्यूरोक्रेट्स हो या कोई भी उनकी सरकार हो या उनके पार्टी के कार्यकर्ता हो, तो हर एक बात में तो उसको मानते थे कि अगर मोदी साहब ने बोला है तो उन्होंने अभ्यास किया होगा, और अभ्यास करने के बाद उन्होंने किया है तो हम अगर कमिट करेंगे तो करना ही पड़ेगा। अदरवाइज उसको मालूम हो जाए कि आपने कमिट किया और नहीं किया, और फिर आपके लिए उनका द्वार बंद हो जाएगा। इस वक्त मैं गुजरात की राजधानी गांधीनगर के महात्मा मंदिर में हूं। यह एक ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर है जहां एक ही छत के नीचे विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं और बड़े से बड़े विश्व स्तरीय आयोजन यहां हो सकते हैं। लेकिन यह इलाका शुरुआत में सुनसान और अविकसित इलाका था। अधिकारियों ने इस कन्वेंशन सेंटर के लिए गांधीनगर के व्यस्त इलाके में जमीन दी थी, लेकिन जब नक्शा तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचा तो उन्होंने नक्शे को देखकर सोचा और कुछ देर बाद एक सुनसान जगह पर गोला बनाते हुए कहा कि महात्मा मंदिर यहां बनाइए। जब महात्मा मंदिर इस इलाके में बनेगा तो इस इलाके का विकास भी होगा और एक ऐसी स्काईलाइन बनकर तैयार होगी जो अपने आप में गांधीनगर की तस्वीर बदल देगी। और उसके बाद न सिर्फ ये विकास होगा बल्कि इससे जुड़ा हुआ पर्यटन भी बढ़ेगा, क्योंकि इसके बाद जो सेंट्रल विस्टा तैयार होगा वो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। उसके बाद एक जुमला शुरू हुआ कि अगर मोदी ने कहा है तो कुछ सोच समझकर ही कहा होगा, और नरेंद्र मोदी की इसी सोच समझकर किए गए फैसले वाली बात के बाद उनके हर फैसले में सोचने लगे कि मोदी ने कहा है तो सोच समझकर कहा होगा। ऐसा जो अंदर का इंसान है ना, वो जो भी कुछ करेगा देश के लिए, देश के लोगों के लिए, सबका साथ सबका विकास, वो कहने की बात नहीं है, सच में उनके अंदर सबका विकास करने का पड़ा है। वैश्विक स्तर पर आज चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी एक जर्मनी में एक जगह है। गुजरात में, भारत में चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी जो अपना बच्चा माता जी के गर्भ में रहता है, गर्भ संस्कार से लेकर उनके प्रारंभिक शिक्षा, ये बात कौन कौन सोच सकते हैं? वो कोई चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट तो है नहीं, फिर भी एक मेरे राज्य में चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और उसके बाद अच्छे प्रशिक्षक शिक्षक तैयार करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन होना चाहिए। गुजरात में काठियावाड़ी अश्व जो है वो काफी सौराष्ट्र के लोकप्रिय है। वैश्विक स्तर पर भी कहा जाता है कि चेतक
महाराणा प्रताप की जो मूल नस्ल थी वो काठियावाड़ी अश्व थी। उसकी ये एक बात थी, उनका सुझाव था कि कमलेश भाई आप सौराष्ट्र विश्वविद्यालय के कुलपति हो, आपके कार्यकाल में काठियावाड़ी अश्व के तत्वावधान में कुछ प्रकल्प, संशोधनात्मक प्रकल्प शुरू होने चाहिए। शुरू किया हमने, गुजरात सरकार ने हर संभव मदद की, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चला, देश भर से लोग आए। उनकी कल्पना थी कि भाई विदेश से भी लोग आए लोग अभ्यास करने के लिए। गुजरात का मुख्यमंत्री का कार्यकाल खत्म हुआ, आप वो गए, प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद थोड़े महीने के बाद उन्हें अपने अमृत भाई पटेल साहब का फोन आया कि भाई सर चिंता कर रहे हैं कि वो अपना काठियावाड़ी अश्व का प्रकल्प सौराष्ट्र विश्वविद्यालय को दिया था, उनकी आजकल क्या स्थिति है। आप सुनिए कितनी उनकी चिंता। एक कोने में विश्वविद्यालय की दृष्टि से कोई प्रकल्प चलता है देश के, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनकी चिंता। स्वदेशी जागरण मंच, आपने नाम सुना होगा। स्वदेशी जागरण मंच की जो कल्पना है ना कि स्वदेशी माल का हम उपयोग करें, स्वदेशी माल का और विदेश का नहीं करें। नरेंद्र भाई के मन में ये पहले से था। आज अपना जो अभियान चल रहा है ना, तो उनका कारण यही है कि आज हम अपने देश में जो भी है वो हम प्रोडक्ट करें, बाहर का हम कोई वस्तु न लाए, कोई चीज़ हमें लाना नहीं, चाइना पर हमें डिपेंड करना नहीं। खादी वाला जो मामला है, तो खादी वो पहले से यहाँ सब लोगों को बोलते थे कि यदि गाँवों को हमें उठाना है, लोगों को वहाँ ही रोजगारी देना है, तो हमें खादी अपनानी पड़ेगी। तो वो सभी कार्यकर्ताओं को लेकर वहाँ जाते थे। और अभी आप देख लीजिए पूरे देश में 2 अक्टूबर के दिन सभी लोग पहले दिन ही खादी खरीदने जाते हैं। इसका काफ़ी फायदा हुआ है। अब 15 अगस्त जब 2014 में ये जो लाल किले से बोले स्वच्छता अभियान, तो कई लोगों ने कहा कि ये स्वच्छता अभियान ये प्राइम मिनिस्टर का कोई काम है। मगर आज देखिए स्वच्छता अभियान के कारण आज हमारे छोटे छोटे बालक भी है ना, हमारे घर के लड़के भी है ना, स्कूल में भी जाते हैं ना, वो भी कहते हैं कि ये नरेंद्र मोदी जी ने हमें बताया कि ऐसा करना है। दस दिन रुके, 12 दिन जर्मनी में 1993 में। तो 93 में उस यात्रा के पूर्व उनका अमेरिका से फ़ोन आया, तब उन्होंने कहा कि भाई एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ इंटरेक्शन हो सके। अब वो इंटरेक्शन करने के लिए वहाँ के जो फैकल्टी मेंबर्स है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, डीन थे, और एक 27-28 छात्र जो संशोधन का काम कर रहे थे, उनके साथ वो इंटरेक्शन तय किया था वे बैक इन 93 कि जब वो गुजरात में महामंत्री भारतीय जनता पार्टी थे, माने फ्यूचर चीफ मिनिस्टर, फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर वाली कल्पना कैडर्स को भी नहीं थी, आम जनता को तो एक धीरे धीरे परिचय में आने वाला एक नेता के नाम में उनकी प्रसिद्धि थी। तो उस समय का वो इंटरेक्शन, वो जो प्रश्न तैयार करके कागज़ में लिखकर उनसे क्या जानकारी प्राप्त करना और भारत की क्या विशेषता है, जो वो संशोधन के रूप में लेकर उसको एक ग्लोबल डायमेंशन देने वाली जो बातें रहती थी, वो सब नोट डाउन करके गए थे। नोट डाउन करवा क्या है, ये उनकी विशेषता और उस प्रकार का उनका विजन। 93 में जो इंटरेक्शन हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी में उन्होंने हाईलाइट जो पॉइंट्स किए कि भारत माने क्या, तो भारत को जानो, भारत के बनो। दो स्टेइंग इन जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, जो भी कंट्री हो, लेकिन भारत का बनना माने क्या, माने लाइफस्टाइल, उसमें योग, उसमें आयुर्वेद आदि बातें जो उन्होंने उस समय स्ट्रेस की थी। 2018 में उन्होंने पूछा कि भाई जामनगर यूनिवर्सिटी का कैंपस है, उसमें उसको एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस बनाने जा रहे हैं, मालूम है ना, तो उसके लिए जो करना वो करो, आगे का जो विश्व को देने का स्थान है वो
जामनगर बनना चाहिए। तो यही बात है कि भारत क्या कर सकता है, विश्व को क्या दे सकता है, उसकी क्षमता, जिसको हम नॉलेज साइंस कहे, ज्ञान संपदा कहे, उसको आज के रूप में कैसे प्रस्तुत करना, वो वाली बात, इसके कारण वो इजीली एक्सेप्टेबल और उसका इम्पोर्टेंस वो वैश्विक फलक पर वो प्रस्थापित कर पाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।